बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन थेबो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। आज की ख़ास खबरें, आज की न्यूज़पेपर्स की जो हेडलाइंस थी, DGISI तकरीरी वज़ीर आज़म का इख्तियार है वज़ीर इत्तलात। आज इस पे मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि ये जो वज़ीर आज़म साहब हैं, ये तकरीरियाँ और तबादले जो है वो जादू टोने से कर रहे हैं और इनको चाहिए कि ये अपने जादू टोने जो है वो इसलिए इस्तेमाल करें कि इससे महंगाई कम करें, इससे बेरोज़गारी कम करें और इससे इस मुक़द्दस तरीन इदारों को जो है वो ना लाएं इन चक्करों में जो इनका जादू टोना है। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। इसके साथ साथ इस वक्त रीजन में क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे तफसीलन हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने अभी हालिया जो इंटरव्यू दिया, उसके बाद यूरोप, अमेरिका हमें किस तरह से देख रहे हैं। हमें इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो साबिका CSS ऑफ़िसर हैं हमारे साथ, जो अपने अबूर रखते हैं फ़ॉरेन अफेयर्स पे। एम्बेसडर आलम बरोई साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आलम बरोई साहब आपका। इसके साथ साथ डॉक्टर शहाब इमाम साहब हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, जो फार्मर गवर्नर सिंध हैं और डिफेंस के अमूर पे महारत रखते हैं। सर, मैं जनरल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी सर, सबसे पहले अगर मैं वालेकुम अस्सलाम, मैं आपसे इस खबर पे पढ़ूँ। आज की जंग की हेडलाइन है DGISI की तकर्री वज़ीर आज़म का इख्तियार है। ये जो इस वक्त बातें चल रही हैं, क्या इनमें कोई सदाकत भी है या ये सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया में अफवाह है? देखिए, ये बड़े अफसोसनाक बात है कि फौज की जो नॉर्मल पोस्टिंग्स होती हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दायरा-कार में होती हैं, वही उनकी पोस्टिंग ऑर्डर वगैरह निकालते हैं। तो पहले पता नहीं पब्लिक की और टीवी वालों की, मीडिया वालों की उसमें दिलचस्पी नहीं होती थी, लेकिन आजकल कौन कहाँ कोर कमांडर जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, उसके ऊपर काफी ले-दे होती है। और खसूसन ISI की जो है अपॉइंटमेंट, उसके ऊपर तो काफी लोग कमेंट अपने देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एक अहम अपॉइंटमेंट है इस लिहाज से कि उसका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो चीफ नहीं है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, बल्कि प्राइम मिनिस्टर है। और उसका तरीकाकार ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को आर्मी चीफ की तरफ से थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 3 आदमियों के मौजू, जिनको समझते हैं चीफ के, वो मौजू रहेंगे ISI के जॉब के लिए और जिनका तजर्बा भी होगा, और जो तो वो उनको पैनल भेजते हैं और प्राइम मिनिस्टर में के जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें से एक नाम को टिक मार्क लगा देते हैं या अप्रूव कर देते हैं, लेकिन करने से पहले बाज़ दफ़ा टेलीफोन पर या बिल मुशाफा इस पर मुशावरत हो जाती है कि ये मुनासिब रहेंगे, क्या इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या है। अब जो बात सुनने में आ रही है, मैं इसका प्रेवी तो नहीं हूं, लेकिन सुनने में जो आ रही है वो ये है कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते थे कि फैज हमीद साहब वहां कंटिन्यू करें अफगानिस्तान सिचुएशन की वजह से, क्योंकि उनका काफी उस पर तजर्बा और एक्सपर्टाइज है। लेकिन आर्मी चीफ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फौज में सीनियर ऑफिसर्स के करियर प्रोग्रेशन का। राइट। और फौज का एक असूल है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं 3 स्टार रैंक के, उनके लिए कोर की कमांड, ऑपरेशन कमांड जरूरी है। और फौज में इंस्ट्रक्टर की अपॉइंटमेंट भी जरूरी होती है और दूसरी असाइनमेंट भी जरूरी होती है, लेकिन सबसे अहम चीज कमांड होती है, जिसके परफॉर्मेंस के ऊपर आगे आपको प्रमोशन के लिए उसको लाजमी करना होता है। अब 4 साल का टेनर होता है एक 3 स्टार जनरल का। अगर फैज हमीद साहब का काफी अरसा यहाँ गुजर गया है और थोड़ा अरसा रह गया है, तो अगर वो कमांड नहीं करेंगे तो फिर वो जब चीफ का पैनल जाएगा अगले साल, जिसके अंदर गालबन वो इतनी सीनियरिटी की वजह से शामिल होंगे, तो एक हैंडीकैप, उनको एक सेटबैक हो जाएगा और वो उनका नाम पैनल में इसलिए शामिल नहीं किया जा सकेगा कि उन्होंने कमांड नहीं की। तो ये आर्मी चीफ की जिम्मेदारी है टू मेक श्योर एंड गिव ए लेवल प्लेइंग फील्ड टू ऑल द कंटेस्टिंग कोर कमांडर्स फॉर द नेक्स्ट चीफ्स अपॉइंटमेंट, कि वो बाकी रिक्विजिट जो है उन्होंने कमांड स्टाफ की पूरी की हो। इसलिए उनको वहां भेजा गया। और उनके लिए जो 11 कोर पेशावर की दी गई, वो इसलिए भी अहम है कि पाक अफगान बॉर्डर से भी मिलती है और वहां बैठकर वो अभी भी अपना जो है दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां, अपना रोल
अपना रोल वहां बाकी से रहा प्ले ये कर बात सकते के एडवाइस चाहिए अगर अफगानिस्तान के मैटर पर, हैं। तो वो किसी भी ऑफिसर से एडवाइस ली जा सकती है। प्रेसिडेंट DGISI भी उनसे एडवाइस ले सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी अमीर साहब से 10 में जाकर या वैसे बुलाकर कोई बात पूछनी कर सकते हैं, चीफ पूछ सकते हैं। तो कंसल्टेशन तो किसी से भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक सर। इसको अपोजिशन का एक कंट्रोवर्सी बना दी गई है हाँ कोई प्रोसीजरल मैटर की वजह से, जो कि अफसोसनाक बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। और ऑफिसर्स पे खामखा उनको बेचारों को घसीटे जाते हैं, वो अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते खुद। अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है कि जो वज़ीर आज़म साहब है वो जंतर मंतर के तहत, जादू टोने के तहत जो है वो पोस्टिंग एंड अपॉइंटमेंट करते हैं अपने मिनिस्टर्स की भी और इस इंस्टीट्यूशन की भी। क्या आप समझते हैं यहाँ पे सवाल ये है कि इनकी सीरियसनेस है, गवर्नमेंट की इन सेंसिटिव मैटर्स को समझती है, या आप समझते हैं कि उनको अभी तक मैच्योरिटी लेवल नहीं है करंट गवर्नमेंट में? देखिए साहब, ये साल से जो है ये काम हो रहा है। पाकिस्तान में ISI की अपॉइंटमेंट जो है उसको एक प्रोसीजर सेट है। जितने महकमे जिसमें एक फौजी ऑफिसर सिविल के साथ इन्वॉल्व हो सर, जिस तरह ये है अपना NCOC है, ईरा है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, नारकोटिक कंट्रोल है, उसमें फौजी अफसर अपने डोमेन से बाहर निकल के सिविल में सर्विस कर रहा होता है। उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी नॉर्मली जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब है। तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब के प्रोसीजर के तहत ये काम होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि इसमें क्यों बदमज़गी आ गई या इसमें ये कंफ्यूजन आ गई और ये एक मीडिया में बहस का मौजू बन गया है। तो गैर जरूरी है मेरे ख्याल से। राइट सर, ये गैर जरूरी और मेरे ख्याल से 1-2 दिन में ये रिजॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। इस वक्त क्या देख रहे हैं हालिया जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है, जो वहाँ पे दुनिया से जो एड था वो भी अभी बंद हो गया, इनफैक्ट ट्रेड भी बंद हो गया है, उनकी रिकग्निशन भी बंद हो गई, वहाँ पे जो गुर्बत है वो बढ़ती जा रही है। तो नियर फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं? ये अफगानिस्तान की सिचुएशन बहुत तशवीशनाक होती जा रही है। और अमेरिका ने उनका जो फॉरेन करेंसी अकाउंट था जो अमेरिका में और यूरोप में रखा होता है, वो $9 बिलियन एक बहुत ह्यूज रकम है जिसकी उनको इस वक्त जरूरत है बाहर से तेल खरीदने के लिए, अपनी ऐसी चीजें जो बाहर जिसके लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है वो रोक लिया, जो कि मेरे ख्याल में जाती है। क्यों रोक लिया आपने भाई? इसको दें। वो एक हुकूमत है जिसने वहाँ कंट्रोल हासिल किया है। आपने इसी हुकूमत से मुज़ाकरात किए हैं, इसका मतलब आप इनको तस्लीम ही कर रहे हैं। तो ये तो जाती है उनकी तरफ से। अगर वो मिल जाए इनको तो फौरन इनको ईज आसानी पैदा हो जाएगी। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान ने तो इनके साथ ट्रेड खोल के रखी हुई है, इनको बहुत सी फैसिलिटीज भी दी हैं और तोरखम बॉर्डर तो पूरी तरह खुली हुई है। और चमन बॉर्डर जो है उसके ऊपर कोई प्रोसीजरल मैटर्स हैं, वो चाहते हैं पहले की तरह जो हजारों अफगान बॉर्डर क्रॉस करके आते थे वो आए, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त उस पर थोड़ा सा मैनेजमेंट बॉर्डर की कर रहा है ताकि उसमें कोई TTP के या दूसरे दहशतगर्द घुस के ना दें। बाकी पाकिस्तान ने यहाँ तक सहूलत दे दी कि आप हमसे जो चीज लेना चाहते हैं पाकिस्तान से तो आप हमसे ले लें, हम आपके अफगानी करेंसी भी, लोकल करेंसी भी आपके कबूल करने को तैयार है, हमें डॉलर में भले मत पैसे दें। तो पाकिस्तान ने तो उनको काफी खाने पीने की चीजों की इमदाद भी भेजी है। तो हमारी भी एक कैपेसिटी है मदद करने की। तो हमारी कोई मैशत भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कुर्बानी दे रहा है और देता रहेगा। बाकी रही उनके रिकग्निशन की बात, तो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो कंट्रीज अफगानिस्तान के चारों तरफ उसके पड़ोसी हैं, जिनके ऊपर के हालात असरअंदाज ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अमेरिका और यूरोप जो बहुत डिस्टेंट है, तो ये कहते हैं कि हम मशावरत से जब वो ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि इनका इफेक्टिव कंट्रोल हो जाएगा और कुछ वो क्या बात करते हैं इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाओ, ताजिक और हजारा और उज़्बेक बरादरी को भी शामिल करो और कुछ खातीन को भी कैबिनेट में लो और खातीन की तालीम को मत रोको, उनको पहले की तरह काम करने दो। तो ये चंद इस किस्म की ख्वाहिशात हैं जो ये मुल्क जाहिर करते रहते हैं। और जब मेरे ख्याल में अफगान अबूरी हुकूमत इन चीज़ों को कुछ हद तक पूरा करेगी तो वो एज ए होल जो है मशावरत के बाद उसको हुकूमत को तस्लीम करेंगे। राइट सर। मेरा सर आखिरी आपसे सवाल है कि ये जो तस्लीम करने वाली बात है, तो दुनिया के ख़ासतौर पे चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ईरान वो तस्लीम करने में इतना डिले क्यों कर रहे हैं? और आप क्या समझते हैं कि सबसे पहले कौन इनिशिएट करेगा रिकग्नाइज़ करने के लिए अफगान गवर्नमेंट को?
देखिए, इस पर प्राइम मिनिस्टर ने अपना पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया है और कहा है कि हम ये तमाम मुल्क जिनका आपने नाम लिया इनसे मुशावरत कर रहे हैं। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि चंद शर्तें जो वेस्ट भी पेश करता है, वो वेस्ट की शर्तें तो बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा इस किस्म की होती हैं जो अफगान कल्चर और उनके जो रिवायात हैं वो तो उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना उनकी बात सुनेंगे। राइट। लेकिन अब पाकिस्तान भी इस्लामी मुल्क है, तुर्की भी इस्लामी मुल्क है, ईरान भी इस्लामी मुल्क है, उज़्बेकिस्तान भी ये तमाम ममालिक में ख़वातीन को तालीम हासिल करने की इजाज़त है। औरतों को ओहदे भी मिलते हैं, वो कैबिनेट में भी होती हैं। और एक जो बात है वो ये है कि तालिबान पश्तो स्पीकिंग है, तो वहाँ फ़ारसी स्पीकिंग जो लोग हैं, उज़्बेक हैं, ताजिक्स हैं, हज़ारा कम्युनिटी है, तो वो पाकिस्तान की भी ये रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि मुस्तहकम एक हुकूमत बने अफगानिस्तान में जो सबको काबिल कबूल हो और वो आगे मजबूती से चले, तो आप इन लोगों को भी, अक़लियतों को भी शामिल करें लोहे जरगे के थ्रू या जो भी सिस्टम आप अडॉप्ट करना चाहते हैं इलेक्शंस का या कोई और, लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन दें, उनको एक्सक्लूड मत करें और ख़वातीन को लिखने पढ़ने काम करने की आज़ादी दें, ह्यूमन राइट्स के ऊपर थोड़ा सा बस। ये 3-4 बातें मेरे ख्याल में जब ये उसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे कि वो इस काम के लिए तैयार हैं, तो मेरे ख्याल में मुशावरत से ये तमाम ममालिक जिनका आपने नाम लिया वो इनको हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। राइट। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ नाज़रीन लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। एम्बेसडर आलम बरूच साहब, मैं आपके पास आऊँगा। जिस तरह से हमने जनरल साहब से भी बात की कि रिकग्निशन का मसला हो रहा है, जिसकी वजह से ना ट्रेड हो रहा है, ना एड हो रही है और ना तो वहाँ पे कोई रिसोर्स हैं, और जिसके तहत वहाँ पे गुर्बत में इजाफ़ा होता जा रहा है। और अभी एक रिपोर्ट आई उन्होंने जिसमें था कि अगर 1 साल तक ऐसा रहा तो गुर्बत से नीचे रहने की लोगों की जो है वो 97% हो जाएगी, 3% लोग रह जाएंगे जो लकीर से ऊपर होंगे। तो क्या देख रहे हैं फ्यूचर? जब आदमी भूखा होगा तो वो तो अपने आप को भी खाएगा, मुझे भी खाएगा, आपको भी खाएगा। पहली चीज़ आप ये देख लें कि इस वक्त जो है अफ़गानिस्तान एक ऐसे दो राहे पे खड़ा है जिसकी एक तरफ तो अमन भी है, खुशहाली भी है और इकनॉमिक कनेक्टिविटी भी है। अगर आप उसको सीपैक को बढ़ा दें अफ़गानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया की तरफ ले जाएं, ये तो अपनी जगह पे। सर, वेस्टर्न दुनिया शायद ये नहीं चाहती कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का, चाइना का या रशिया का इतना अमल दखल हो। ओके। क्योंकि सेंट्रल एशिया आ गए तो सेंट्रल एशिया इज़ बैकयार्ड ऑफ रशिया, तो वो रशियन का सर रसूख ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब दूसरी तरफ पे ये है कि तालिबान को, मैं तो कहूँगा कि तालिबान को अगर केक वॉक दिया है तो काबुल, इसमें किसी भी मुल्क का हाथ नहीं है। किसी मुल्क ने जाके अफ़गानिस्तान के 3 लाख आर्मी को ये नहीं कहा कि तुम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ आप न लड़ें और अपना मुल्क उनके हवाले कर दें। सर, अमेरिकन को भी पता था। अब वो जिस तरह भी उनके जनरल जो है ना छुपा रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उनको पता था कि आखिर उन्होंने निकलना है और ह्यूमिलिएट होकर ही निकलना है अफ़गानिस्तान से। बल्कि एक हद तक तो उन्होंने ये कहा कि जल्दी अच्छा किया कि जल्दी में निकल गए, वरना तो वहाँ इससे भी ज़्यादा हालत ख़राब होती और डिफ़ीट होती और शिकस्त होती, शायद हमारे फौजी मारे जाते। इसलिए जल्दी की वहाँ से निकलने के लिए। अब उनको ये जो गुस्सा है उनका या जो ह्यूमिलिएशन उनकी हुई है उसको वो भुला नहीं पा रहे, अमेरिकन भुला नहीं पा रहे उसको। अब वो किसी को स्केपगोट बना रहे हैं, पाकिस्तान को ब्लेम दे रहे हैं कि जी उन्होंने सब कुछ किया। मैं तो कहूँगा अगर पाकिस्तानी फ़ौज ने वहाँ 3 लाख फ़ौज होने के बावजूद और आपकी इतनी यानी रिसोर्सेज होने के बावजूद अगर पाकिस्तान ने तालिबान के लिए केक वॉक का इंतज़ाम कर लिया है तो पाकिस्तान फ़ौज तो फिर दुनिया में नंबर 1 हो गई। राइट। अब वो ये नहीं चाहते कि वहाँ पे तालिबान जो है वो
स्टेबलाइज हो जाएं और डिलीवर करना शुरू कर दें या गवर्नेंस शुरू कर दें। अब उनके क्या जस्टिफिकेशन बनती है कि उनके अपने पैसे आप फ्रीज कर लें $9 बिलियन। आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक एड की बात छोड़ें, जिसकी कोई लॉजिक नहीं है कि आप उनके पैसे फ्रीज कर उनके दें, जबकि पैसे आपके फ्रीज कर साथ दें। नेगोशिएशन हुई है कतर में अमेरिका के साथ। सर अब वो चाहते हैं कि ये जो है वहाँ पे भूख हो, वहाँ पे कहत की सूरत हाल पैदा हो, लोग उठ खड़े हों तालिबान के ख़िलाफ़, और कोई मलेशिया कोई ग्रुप उठ खड़ा हो तो वो इसको फंडिंग कर लें, उनको आम कर लें, और इसी तरीके से तालिबान को एक बार फिर अपने लोगों के हाथों जलील होकर वो निकाल दें उनको। लेकिन सवाल ये है कि इससे न वेस्टर्न दुनिया को फ़ायदा होगा, न नेबरिंग कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा, न चाइना और रशिया को फ़ायदा होगा, बल्कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर होगा तो उन मुल्कों का होगा जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर करते हैं। इसमें ईरान भी है, इसमें पाकिस्तान भी है। मैं तो आगे बढ़ूंगा कि मिडिल ईस्ट का कोई भी मुल्क डिस्टेबलाइज होने से नहीं बच सकेगा। सही। और इसी तरीके से अगर और फिर वेस्टर्न दुनिया पे देखें ना, आप स्पेस छोड़ देंगे तो उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स ही घुस जाएंगे, मिलिटर्स नहीं घुस जाएंगे, वो ये ऑर्गेनाइज जैसे इसे 90s वाले दौर में हुआ। जी बिल्कुल। अब वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं IS खुरासान मौजूद है, वहाँ पे ISSR मौजूद है, वहाँ पे TTP है और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। आखिर उनका करेंगे क्या? तालिबान सेटल डाउन होंगे, गवर्नेंस अब शुरू करेंगे, इन चीज़ों से उनको फरागत होगी तो वो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे ना। वेरी राइट। तो वेस्टर्न दुनिया एक तरफ से उनको ये कह रही है कि वहाँ से आप मिलिटेंट्स को हटा दें, आप मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर लें, और आप इंश्योर कर लें कि हमारे ख़िलाफ़ या किसी वेस्टर्न दुनिया के मुल्क के ख़िलाफ़ वो कोई मतलब मिलिटेंट एक्शन न करेंगे। और दूसरी तरफ उन पर ये इंक्लूसिव, वो उनका इंक्लूसिव से क्या मुराद है? आप ये समझते हैं अभी इंक्लूसिव नहीं है? अरब कंट्रीज या अलाइज जो हैं अमेरिका के, क्या सारे इंक्लूसिव गवर्नमेंट्स हैं उनके? औरतों की बात करते हैं क्या अरब में है? तो क्या उनमें कितनी, आप उनके कैबिनेट में गिन के बताएं कितनी औरतें? और अफगानिस्तान का एक कल्चर है, आप उसको भी कंसीडर करेंगे कि वहाँ मैंने एक आर्टिकल में लिखा था कि भाई ये जो जिसको हम कहते हैं कि जेंडर जो है वो सेपरेशन जो है या सेग्रीगेशन जो है, ये हमारे बलोच और पठान की ट्रेडिशन में शामिल है। इससे रिलीजन का कोई ताल्लुक नहीं, किसी आइडियोलॉजी का कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम को दरमियान में मत लाएं। राइट। हमारे जो अनपढ़ लोग हैं वो भी अपने यानी औरतों को बुर्का पहना के या जहाँ भी यानी एक कोई फंक्शन हो रहा है तो वो औरतों का सेक्शन जुदा रखेंगे, मर्दों का जुदा रखेंगे। क्या पाकिस्तान में को एजुकेशन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठी? बिल्कुल ठीक। आज तक कहाँ है आपके पास को एजुकेशन? एक आध स्कूल्स के सिवा को एजुकेशन तो कहीं पे भी नहीं है। यू हैव सेपरेट गर्ल्स कॉलेजेस, यू हैव सेपरेट। क्या देख रहे हैं नियर फ्यूचर में क्या देख रहे हैं सर? यूनिवर्सिटी में जाके सब इकट्ठे हो जाते हैं। अफगानिस्तान, सवाल ये है कि ये हमारे इस खित्ते की ट्रेडिशन में भी शामिल है। तो इसलिए औरतों के मामले में वो अफ़गान या पश्तून ट्रेडिशंस के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाएंगे। तो ये अब सारा डिपेंड करता है वेस्टर्न दुनिया पे कि वो अफ़गानिस्तान में क्या चाहते हैं। नियर फ्यूचर में क्या देख रहे हैं आपके? अब वो क्या करने जा रहे हैं? आप एक सीनियर फॉरेन अफेयर्स अभी जो अफ़गान लोगों के साथ या तालिबान के साथ उनके मुज़ाकरात हुए थे दोहा में, और ये स्टेटमेंट इनकी तरफ से है तालिबान की तरफ से कि उनके साथ अच्छे और मुस्बत मुज़ाकरात हुए हैं, और उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है कि वो उनके पैसे रिलीज़ कर देंगे और कुछ इकनॉमिक एड भी आ जाएगा। और उसके बदले में उन्होंने तालिबान से क्या मांगा है या तालिबान ने क्या प्रॉमिस किया है ये नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या मुज़ाकरा सही सिमत में और पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। तो एक होप सा पैदा हो जाता है। मतलब चाइना जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो है न सिविल वार हो या वहाँ पे ये हो, कि चाइना को अपने जो सिंकियांग सूबा है उसमें उसको प्रॉब्लम है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ पे सिविल वार हो और वहाँ से फिर जो है ना पॉपुलेशन की डिस्प्लेसमेंट और वो सारे उनका रुख जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ। ये हिस्टोरिकली जब भी अफ़गानिस्तान में कोई मसला हुआ है, जो लोग वहाँ डिस्टर्ब हुए हैं, तो उनका रुख हमेशा हमारे खिते की तरफ
अब तो पहले तो अनडिवाइडेड हिंदुस्तान था, अब तो पाकिस्तान बन गया। वो उनका रुख हमेशा हमारी तरफ ही होता बिल्कुल है, ठीक। चाहे हमलावर हों या पनाहगुज़ीर हों। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाह इमाम साहब, आप ये सारे सरकमस्टेंसेस को भी देख रहे हैं, इसमें जो हमारे करंट जो नॉन इश्यूज़ पे डिस्कशन भी चल रहा है, फॉरेन अफेयर्स के इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे भी महाज हमारा हो रहा है, इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए स्टॉक एक्सचेंज जो है वो गिर रहा है, महंगाई जो है वो बढ़ रही है, डॉलर जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसको आप क्या देख रहे हैं? आम आदमी के लिए कोई फैसिलिटी नहीं हो पा रही। देखिए, ये जो महंगाई की जो सिचुएशन है ये ग्लोबल है। ठीक। ये कोरोना पेंडेमिक का फॉल आउट है। राइट। और इस कॉन्टेक्स्ट में हमें जो है वो इसको एवेल्यूएट करना पड़ेगा। ठीक। और चोकिंग है शिपिंग लाइंस में, लॉजिस्टिक्स में, और जो कंटेनर पहुंचता था 20 दिन में, 25 दिन में, वो 2-2 महीने डिले होकर आ रहा है। और जो शिपिंग फ्रेट कॉस्ट है वो बहुत बढ़ी हुई है। फिर फ्यूल प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। और अगर ये एक जुमला होता है कि बिज़नेस एज यूजुअल सिनेरियो रहता है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि 479 मिलियन लोग जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में बाई 2030 चले जाएंगे। और उसमें जो वुमेन हैं, जो यूथ हैं और पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा लोग हिट होंगे। ओके। तो हमें ये ग्लोबली आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो फिर पाकिस्तान की जो महंगाई है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या अपोजिशन का कोई अमल दखल उसमें है नहीं। इसलिए कि आपकी जो इकोनॉमी है वो इंपोर्ट बेस्ड है। यहाँ पे जो कुकिंग ऑयल है वो भी इंपोर्ट होता है। आपका जो ईंधन है जिससे फैक्ट्रियाँ चलती हैं, LNG अब आ गई है, और आपका प्योर प्रोडक्ट्स हैं वो भी इंपोर्ट होता है। जो आपका इंपोर्ट बिल है वो बहुत जो है वो हेफ्टी है। तो जब आपकी इकोनॉमी डिपेंड इंपोर्ट्स पे करती है तो डेफिनेटली अगर कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बढ़ जाएगी तो वो इनिशियल जो दालें हैं, तो मैं कस्टम्स में मैंने काम किया और सालों साल काम किया, तो आपकी जो दालें हैं वो इंपोर्ट होती हैं, तो दाल भी महंगी हो जाएगी, महंगी हो गई है। तो और एग्रीकल्चर में जो है वो इतनी ज़्यादा, हालांकि एग्रो बेस्ड कंट्री है और सारा जो है हम कहते हैं कि जी इतना परसेंटेज लेबर आपकी जो है वो एग्रीकल्चर एब्जॉर्ब करती है, तो आपने एग्रीकल्चर को पे तो तवज्जो दी नहीं। आप जो आपकी कैश क्रॉप होती थी कॉटन, वहाँ से आप शिफ्ट कर गए उस पे शुगर केन पे। ठीक। अच्छा, शुगर केन में इस वजह से शिफ्ट किया कि एक कार्टेलाइजेशन हो गई थी शुगर इंडस्ट्री की। जो इलीट ऑफ दिस कंट्री है, जो अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल डिवाइड वो रन करती है। बिल्कुल। वो उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, उसमें PMLN के लोग सारे भी हैं, सारे PTI की भी हैं, जितने भी। तो जो कार्टेलाइजेशन हुई तो उन्होंने जो है वो जो कॉटन आपकी जो कैश क्रॉप मानी जाती थी उसको रिप्लेस किया इन लोगों ने गन्ने से। अब गन्ने में क्या प्रॉब्लम है? गन्ने की ग्रोथ में प्रॉब्लम ये है कि वो पानी बहुत लेता है। अच्छा, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसमें जो पानी की जो शॉर्टेज वाली कंट्रीज़ हैं उनमें एक पाकिस्तान है, जहाँ पे पीने के पानी की सीवियर शॉर्टेज हो जाएगी 2030 तक। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि टू एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर बाय 2030, उसमें जो है वो क्लाइमेट चेंज है, उसमें शॉर्टेज ऑफ वाटर है, और उसमें आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। तो ये जो की जो ड्राइवर्स फॉर चेंज हैं उसके लिए हमें ये चाहिए कि हम इंक्लूसिव पॉलिसीज़ को ऑल इंक्लूसिव पॉलिसी लेकर आएँ, और जो पॉवर्टी ट्रैप में जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों का पोटेंशियल एवेल्यूएट करें कि कौन से पोटेंशियल ऐसे लोग हैं जो उस पॉवर्टी ट्रैप से निकल सकते हैं। राइट। डॉक्टर साहब, हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कदरन बेहतर हुआ है। और जो अभी मैं देख रहा था वहाँ पे, हम अभी दुबई में थे तो वहाँ पे रज़ाक दाऊद साहब ने भी एक्सपोर्ट 2020 में वो उन्होंने बताया कि हमारा जो गोल है वो हम $32 बिलियन को हम टच करेंगे। तो वो भी मैं आपसे पूछूंगा कि डू यू एग्री कि हम 24 से 32 पे चले जाएंगे? एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद
जी, वेलकम बैक। अब्रोज साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि इस पूरे सिनारियो में ख़ास तौर पे चाइना का रोल और हिंदुस्तान का क्या रोल है? इस वक्त जो क्वाड भी बना है जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड अमेरिका, तो क्या ये स्टेबल अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान के लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है जितना पाकिस्तान के लिए? देखिए जी, हिंदुस्तान मैं तो ये कहूँगा कि वो पॉजिटिव रोल इस वक्त नहीं कर रहा, बल्कि उसका रोल जो है वो एक स्पॉइलर स्टेट जो है उसका है। ओके। हिंदुस्तान कभी ख्वाब में भी ये नहीं चाहेगा कि वहाँ पे तालिबान स्टेबलाइज हों और वहाँ उनकी हुकूमत कायम रहे। आई डोंट नो व्हाई। हालांकि तालिबान ने उनको ये भी कहा है कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ थे जिनको आपने इनकम्प्लीट छोड़ के गए हैं, मुकम्मल नहीं किया है, आप आ जाए, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लें। उसके बाद भी हम आपके साथ मतलब खुशगवार किस्म के बायलेटरल ताल्लुकात रखेंगे। ये नहीं है कि उसको इनकार कर रहे हैं, बट स्टिल जो इंडिया है वो ये चाह रहा है कि किसी तरीके से वहाँ पे तालिबान फेल हो जाएं या कोई चेंज आ जाए। सबसे ज़्यादा इंडिया को धचका उस वक्त लगा जब जो पंजशेर वैली है उसको इन्होंने फतह कर लिया तालिबान ने, क्योंकि उनकी तवक्को ये थी कि वहाँ पे अहमद शाह मसूद जो है यंग लड़का, उसके पास जंगजू हैं, अपने मलेशिया है, और वो तालिबान के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करेगा तो हम उसको सपोर्ट भी करेंगे और आर्म भी करेंगे। तो ये कुछ चले गया, लेकिन वो हुआ नहीं। तो इंडिया का ये रहा। बाकी चाइना को कंटेन करने के लिए वो जो क्वाड का है, या जिसको मैं चार रुखी इत्तेहाद कहता हूँ, जिसमें इंडिया है, जापान है, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है, तो उस क्वाड का तो मतलब सिर्फ ये है कि चाइना को जो है वो साउथ चाइना सी में तंग करना, राइट, और जो ईस्ट चाइना सी है उसमें, क्योंकि जापान और का इस क्राइम में हिंदुस्तान भी अपने आप को इन्वॉल्व करना चाह रहा है। यस, बट लेकिन मैं ये यानी वसूख से कहता हूँ कि इंडिया कभी भी साउथ एशिया में चाइना के साथ कोई फौजी जो है कन्फ्लिक्ट या मिलिट्री कन्फ्रंटेशन कभी नहीं करेगा, मैक्सिमम अवॉइड करेगा। और उसी तरीके से चाइना का तो आप पिछले 70 साल से चाइना ने किसी मुल्क पे हमला नहीं किया, किसी मुल्क के साथ उसने मिलिट्री जो है ना क्लैश की तरफ कभी नहीं गए। सर, आपसे मैं आखिरी सवाल करूं कि वो ये जो रिकग्निशन है ये चाइना क्यों नहीं स्टेप डाउन कर रहा, आके एक्सेप्ट करे कि जी तस्लीम किया अफगानिस्तान में? जी देखें, हर मुल्क स्टेप बाय स्टेप जाना चाहता है। चाइना, अमेरिका के साथ चाइना की जो बायलैटरल ट्रेड है वो कुछ 600 बिलियन के करीब है, और वो ट्रेड जो है 350 बिलियन चाइना के फेवर में है। और इसी तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ चाइना के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और पब्लिकली चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मेरे ख्याल में एक कांटेक्ट है चाइना के साथ अमेरिका का भी और दूसरे वेस्टर्न कंट्री नेटो कंट्री के, कि प्लीज़, हमें भी तो कहा ना, हमें भी ये कह रहे हैं कि आप तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने में जल्दी न करें। जो हम तालिबान से मुतालबे कर रहे हैं कि जी आप अफ़गानिस्तान में बच्चियों की स्कूल खोल लें या ख़वातीन के हुकूक का ख्याल कर लें, ये करें वो करें, तो ये कुछ करने के बाद आप उसको तस्लीम कर लें। आप जल्दी ना करें। ये तो उन्होंने हमसे भी डिमांड किया हुआ है, एंड मैं आपको बड़े यानी रिलायबल सोर्सेस के लिए बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाह इमाम साहब, मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारा अभी जो दुबई में रज़ाक दाऊद साहब है, उन्होंने फरमाया कि जी हमारा जो ट्रेड है, स्पेशली जो हमारा एक्सपोर्ट है, हमारा जो 14 बिलियन का टेक्सटाइल था वो तकरीबन हम उसको 18 को हिट करेंगे, और जो हमारा अप्रोक्सीमेट टोटल ट्रेड है वो $32 बिलियन पे चला जाएगा। तो डू यू एग्री, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? जी, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और उसमें जो सेक्रेटरी कॉमर्स हैं साले फारूकी साहब, वो बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड लुकिंग ऑफिसर हैं,
और उनकी लीडरशिप जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। और उसके साथ जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी जो पहली दफ़ा जो प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी को उन्होंने फॉरगो करके डॉक्टर अशफाक को चेयरमैन FBI लगाया है। तारिक खुदा, ये सारे वो लोग हैं जो यंग हैं, जिनकी 5-5, 6-6 साल की सर्विसेज बाकी हैं और अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए अपनी खिदमत करना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, PhDs हैं। तो हमें जो है वो इस तरह के नौजवान ऑफिसर्स, नौजवान लीडर्स को आगे लाना पड़ेगा जो फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को समझते हैं और जो आउटडेटेड लोग हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप पे या एडमिनिस्ट्रेटिव लैंडस्केप पे पिछले 20, 25, 30 सालों से घूम रहे हैं। अब हमें उनको ना गुड बाय कह देना चाहिए। वो दे हैव डन नथिंग। मैंने एक रिसर्च सेंटर में गया था 2 साल पहले, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे पेटेंट्स दिखाए गए। तो मैंने उन साहब से सिर्फ एक सवाल पूछा कि सर आप मुझे ये बताइए कि ये जो इतने पेटेंट्स आप मुझे दिखा रहे हैं, क्या यू आर टेलिंग मी कि वी हैव स्पेंट दिस मच अमाउंट ऑफ डॉलर्स इन गेटिंग देम पेटेंट, सो हाउ मेनी ऑफ दीज पेटेंट्स हैव बीन कमर्शलाइज्ड? कितने पेटेंट्स ऐसे हैं जिनको मार्केट में उठाया गया? तो उन्होंने कहा नन। तो मैंने कहा इट मीन्स दीज आर ऑल ईदर आउटडेटेड और दे आर नॉट अप टू द मार्क। तो हमें इस तरह की रिसर्चर, इस तरह के जो स्कॉलर्स हैं, सूडो स्कॉलर्स, ये आउटडेटेड हैं। देखें, अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक किताब मैंने पिछले दिनों पढ़ी थी फ्यूचर जॉब्स की। उसमें 6 मिलियन जॉब्स इस वक्त अवेलेबल हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिसकी इकोनॉमी का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है। इट इज़ इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। और वहाँ बेरोज़गार लोग हैं वो हैं 2.4 मिलियन और जॉब्स अवेलेबल हैं 6 मिलियन। तो उस किताब ने ये बताया कि ये जो 2.4 वो लोग हैं जो आउटडेटेड हैं, जो हमारी जनरेशन के लोग से पहले के लोग हैं, 1965 के से पहले के लोग हैं। और उन लोगों ने जो चीज़ पढ़ा है वो अब मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है। ये मिलीनियंस का दौर है। गोल्डन जो पॉइंट था एंड में कि हमने अभी आउटडेटेड लोगों को खुदा हाफिज़ कहना चाहिए, और जो टेक्नोलॉजी की महारत रखते हैं जब तक हम उनको नहीं लाएंगे तब तक हम मुल्क की डेवलपमेंट में कोई हिस्सा नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर शाहब इमाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर आलम बरोई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब से हमने बहुत को ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन उनसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने आप को कोरोना वायरस से बचा के रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।